आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर। इसका जो मूल विचार है वो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, कि रोज छोटे छोटे बदलाव करो और असाधारण नतीजे पाओ। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में इतना आसान है? क्या सिर्फ छोटी छोटी आदतें बदलकर जिंदगी बदली जा सकती है, या ये बस एक और सेल्फ हेल्प का मतलब एक नारा ही है? और यही सवाल इस किताब को इतना दिलचस्प बनाता है। एटॉमिक शब्द का मतलब यहाँ डबल है। एक तो कोई बहुत ही छोटी चीज जैसे एक एटम, अच्छा। और दूसरा जबरदस्त ऊर्जा का स्रोत जैसे एटॉमिक एनर्जी। किताब का कह सकते हैं पूरा सार इसी एक शब्द में छिपा है। तो आज इसी पर हम गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ अलग अलग स्रोत भी हैं। एक अकादमिक जर्नल में इसकी मनोवैज्ञानिक समीक्षा है जो इसे थोड़ा क्रिटिकली देखती है। फिर ऑडिबल और यूट्यूब पर कुछ बहुत अच्छे हिंदी सारांश भी हैं, जैसे अंकुर वारिको का, जो इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। और हमारे अपने कुछ नोट्स तो है ही। तो हमारे पास प्रैक्टिकल सलाह भी है को एक आलोचनात्मक नजरिया भी। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किताब क्या कहती है, बल्कि ये भी कि क्या ये बातें हर किसी के लिए हर हाल में काम करती भी है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया है कंपाउंडिंग इफेक्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। अंकुर वारिको इसका गणित बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो 37-38 गुना बेहतर हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप रोज 1% खराब होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 0 पे पहुंच जाते हैं। बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि रोज के वो छोटे छोटे फैसले जो हमें लगते हैं कि इनसे क्या ही फर्क पड़ेगा, असल में कितना बड़ा फर्क पैदा करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल आती है ना? हमारा दिमाग बना है इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए। बिल्कुल। आज जिम गई तो वजन आज ही कम होना चाहिए। ये साल के अंत में 37 गुना वाली बात दिमाग को मतलब समझ ही नहीं आती, और इसीलिए हम शायद शुरू में ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल, इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं निराशा की घाटी, मतलब द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। निराशा की घाटी। हाँ, हम मेहनत करते हैं पर शुरू में नतीजे एक सीधी लाइन में चलते हैं, वो बढ़ते हुए दिखते ही नहीं और हम उम्मीद छोड़ देते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है बर्फ का पिघलना। अच्छा। पानी, हाँ, 26, 27, 30, 31 डिग्री पर भी बर्फ ही रहता है। आप इतनी सारी ऊर्जा दे रहे हैं पर कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है, वो 1 डिग्री का फर्क सब कुछ बदल देता है और बर्फ पिघलने लगती है। वाह। वो 1 डिग्री उस सारी पिछली मेहनत का नतीजा है। आदतों के परिणाम भी ऐसे ही एक टिपिंग पॉइंट के बाद अचानक दिखने लगते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब जब नतीजे नहीं भी दिख रहे हो तब भी काम हो रहा होता है। हाँ। अच्छा, यहाँ से एक और दिलचस्प बात निकलती है। किताब कहती है कि जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, पर जीतता तो कोई एक ही है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है सिस्टम में। लक्ष्य तो बस वो मंजिल है, एक दिशा है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचाने वाली जो गाड़ी है वो आपका सिस्टम है, आपकी रोज की आदतें। अच्छा। लक्ष्य आपको एक बार की जीत दिला सकता है, पर एक अच्छा सिस्टम आपको बार बार जिताता है। और यहीं पर वो बदलाव के 3 स्तरों वाली बात आती है। पहला है परिणाम, मतलब आउटकम। हाँ, जो हम पाना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना। दूसरा है प्रक्रिया यानी प्रोसेस, जो हम करते हैं, जैसे जिम जाना। और तीसरा है पहचान, आइडेंटिटी। हम खुद के बारे में क्या मानते हैं। और ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं मुझे वजन कम करना है, ये हुआ आउटकम, इसलिए मैं जिम जाऊंगा, ये हुआ प्रोसेस। हाँ, ये तो सीधा तरीका लगता है, पर यह तरीका ज्यादातर फेल हो जाता है। सबसे टिकाऊ बदलाव होता है पहचान के स्तर पर, अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन पहचान के स्तर पर बदलाव, ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगता? मतलब मैं एक हेल्दी इंसान हूं, ये सोचने भर से क्या होगा? ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये मानने की बात है। और ये विश्वास बनता है छोटे छोटे सबूतों से। किताब कहती है कि आपकी हर आदत आपकी उस पहचान के लिए एक वोट की तरह है, जो आप बनना चाहते हैं। एक वोट की तरह? हाँ, जब आप चीनी की जगह फल खाते हैं तो आप अपनी हेल्दी इंसान वाली पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं। जब आप लिखने बैठते हैं, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए, आप अपनी राइटर वाली पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं। वाह! तो असली लक्ष्य नतीजा पाना नहीं, बल्कि वो इंसान बनना है जिससे वो नतीजे अपने आप मिलने लगें। एग्जैक्टली। ये सोच ही पूरी मानसिकता बदल देती है। तो ठीक है, पहचान बदलना पहला कदम है,
पर सवाल ये है कि करें कैसे? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है, कोई फ्रेमवर्क? बिल्कुल है। जेम्स क्लियर ने आदतों के पीछे के विज्ञान को एक बहुत ही सरल 4 स्टेप के लूप में तोड़ा है। पहला है क्यू, यानी संकेत। पर ये सलाह उन लोगों के लिए कितनी प्रैक्टिकल है जिनका अपने माहौल पर कंट्रोल ही नहीं है? मान लीजिए कोई हॉस्टल में 4 लोगों के साथ एक कमरे में रहता है, वो अपना माहौल कैसे डिजाइन करेगा? तो ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और ये किताब की एक सीमा भी है जिस पर हम बाद में और बात करेंगे। लेकिन इसका जवाब ये है कि आप शायद पूरे माहौल को ना बदल पाएं, पर अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को तो बदल ही सकते हैं। आप अपने बेड के पास एक छोटी सी जगह तो बना ही सकते हैं जहाँ किताब रखी हो, अपने फ़ोन का वॉलपेपर बदल सकते हैं। बात बड़े बदलाव की नहीं, अपने कंट्रोल में जो है उसे इस्तेमाल करने की है। इसी में वो हैबिट स्टैकिंग वाला तरीका भी आता है ना, आदतों को जोड़ने वाला। हाँ, कि एक नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ चिपका दो। इसका फॉर्मूला है, मेरी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की चाय पीने के ठीक बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि चाय पीना पहले से ही आपकी आदत है, तो वो नई आदत के लिए एक पक्का क्यू बन जाती है। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो पहला नियम हुआ क्यू को ऑब्वियस बनाओ। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये मुश्किल है क्योंकि बुरी आदतें तो पहले से ही बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। सही बात है। यहीं पर टेम्पटेशन बंडलिंग काम आता है। टेम्पटेशन बंडलिंग इसका मतलब है वो काम जो आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। अरे मैंने ये ट्राई किया था। मैंने नियम बनाया कि अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो तभी देखूंगी जब ट्रेडमिल पर होंगी। और पहले 2 दिन तो बड़ा मजा आया, फिर मैंने ट्रेडमिल के सामने एक कुर्सी लगा ली और वहीं बैठकर शो देखने लगी। ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। टेम्पटेशन बंडलिंग के साथ एक और चीज जोड़नी पड़ती है, सामाजिक माहौल। अच्छा, हम उन आदतों को अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर आपके सारे दोस्त हर वीकेंड पर पार्टी करते हैं तो आपके लिए शराब छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। सही। लेकिन अगर आप किसी ट्रैकिंग ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो सुबह जल्दी उठना और फिट रहना आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जैसा तुम बनना चाहते हो। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो मेरे जैसे आलसी इंसान के लिए शायद सबसे जरूरी है। इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हाँ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी सबसे कम मेहनत का नियम। हम इंसान स्वभाव से ही वो काम करते हैं जिसमें सबसे कम ऊर्जा लगे। सही बात है। इसलिए आदत को इतना आसान बना दो कि उसे ना करने का कोई बहाना ही न बचे। और यहीं पर 2 मिनट का नियम आता है। हाँ, कि किसी भी नई आदत को ऐसे शुरू करो कि वो 2 मिनट से कम में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा योगा करूंगी ये सोचने के बजाय रोज सुबह अपनी योगा मैट बिछाऊंगी। बिल्कुल। या पूरी किताब पढ़नी है की जगह सिर्फ एक पन्ना पढ़ूंगा। पर इसमें मुझे एक दिक्कत नजर आती है। सिर्फ योगा मैट बिछाने से असल में योगा करने का फायदा तो नहीं मिलेगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस खुद को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने कुछ किया जबकि असल में कुछ नहीं हुआ? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब हमारी पहचान वाली बात पर वापस जाता है। अच्छा। 2 मिनट के नियम का मकसद नतीजा पाना है ही नहीं, इसका मकसद है हाजिरी लगाना। जब आप रोज अपनी योगा मैट बिछाते हैं तो आप नतीजा हासिल नहीं कर रहे हैं, आप उस इंसान की पहचान बना रहे हैं जो योगा के लिए शो अप करता है। शो अप करता है। हाँ, एक बार जब आप शो अप करने की आदत डाल लेते हैं तो योगा को 2 मिनट से 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक ले जाना बहुत आसान हो जाता है। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम है, ये नियम उसे आसान बनाता है। समझ गई। ये एक गेटवे हैबिट है। और चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। यहां भी अच्छी आदतों की एक समस्या है, उनका इनाम बहुत देर से मिलता है। आज जिम जाने का फायदा महीनों बाद दिखेगा, पर आज चॉकलेट खाने का मजा तुरंत मिलेगा। बिल्कुल। इसीलिए हमें तुरंत संतुष्टि मतलब इमीडिएट रिवॉर्ड का कोई तरीका खोजना होगा। और इसका सबसे अच्छा टूल है हैबिट ट्रैकर। हाँ, एक कैलेंडर लें और जिस दिन भी आप अपनी आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें। वो क्रॉस लगाने का छोटा सा काम भी दिमाग को एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देता है। और फिर आपका लक्ष्य बन जाता है चेन को न तोड़ें। अरे ये तो मैंने कोशिश की थी, शुरू में बड़ा मजा आया हर दिन क्रॉस लगाने में, पर जिस दिन एक जरूरी काम की वजह से चेन टूटी उसके बाद हिम्मत टूट गई। हाँ, उसके बाद तो जैसे सारी हिम्मत ही टूट गई। फिर वापस शुरू करना और भी मुश्किल लगा। ऐसा लगा कि अब तो सब खराब हो ही गया है। और ये सबके साथ होता है।
इसलिए जेम्स क्लियर एक बहुत जरूरी नियम बताते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। नेवर मिस ट्वाइस। यानी एक बार चूकना एक गलती है, हो जाती है, लेकिन लगातार 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। तो अगर एक दिन चेन टूट भी जाए, कोई बात नहीं, बस ये पक्का करो कि अगले दिन आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। परफेक्शन का लक्ष्य मत रखो, बस ट्रैक पर बने रहने का लक्ष्य रखो। बिल्कुल। किताब में उस शादीशुदा जोड़े का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। वो बाहर खाना कम करना चाहते थे। हाँ, उन्होंने एक वेकेशन अकाउंट खोला और जब भी वो बाहर खाने का मन होने पर घर पे खाना बनाते तो $50 उस अकाउंट में डाल देते। ये एक शानदार रणनीति है। हाँ, वो $50 की बचत उन्हें तुरंत दिखती थी। वो उनका इमीडिएट रिवॉर्ड था, जबकि हेल्दी खाने का असली फायदा तो महीनों बाद मिलना था। उन्होंने अपनी अच्छी आदत को तुरंत संतोषजनक बना दिया। तो ये पूरा ढांचा हो गया अच्छी आदतें बनाने का, और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर देना है। एग्जैक्टली। तो मेक इट ऑब्वियस का उल्टा हुआ मेक इट इनविजिबल। हाँ, अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। जंक फूड नहीं खाना तो घर में रखो ही मत। जो दिखेगा नहीं उसकी इच्छा भी कम होगी। मेक इट अट्रैक्टिव का उल्टा मेक इट अनअट्रैक्टिव। बिल्कुल। उस आदत के बुरे नतीजों पर ध्यान दो। खुद को याद दिलाओ कि स्मोकिंग करने से आपकी सेहत पर, आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। उसके फायदों को अपने दिमाग में छोटा करो और नुकसान को बढ़ाएं। मेक इट इजी का उल्टा मेक इट डिफिकल्ट। हाँ, आदत और आपके बीच रुकावटें पैदा करो। अगर सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद होता है तो फोन से ऐप्स डिलीट कर दो। सिर्फ लैपटॉप पर इस्तेमाल करो जिसमें लॉगिन करना पड़ता है। हर बार पासवर्ड डालना एक छोटी सी रुकावट है, पर ये आदत को मुश्किल बना देती है। हाँ, और चौथा, मेक इट सेटिस्फाइंग का उल्टा हुआ मेक इट अनसेटिस्फाइंग। इसे कैसे करेंगे? यहाँ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बहुत काम आता है। अपने किसी दोस्त को बताओ कि आप एक आदत छोड़ना चाहते हैं, और अगर आप वो करते हुए पकड़े गए तो आपको उन्हें ₹100 देने होंगे। अच्छा। पैसे देने का दर्द या दोस्त के सामने शर्मिंदा होने का एहसास उस आदत को तुरंत असंतोषजनक बना देगा। तो ये पूरा ढांचा बहुत ही प्रैक्टिकल और लागू करने में आसान लगता है, लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जो अकादमिक समीक्षा हमारे पास है वो इन्हीं बातों पर जोर देती है। हाँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इम्पैक्ट की समीक्षा कहती है कि ये किताब व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत ज्यादा जोर देती है। अच्छा। ये उन सामाजिक आर्थिक बाधाओं या मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को काफी हद तक नजरअंदाज कर देती है। हाँ, जैसा आपने पहले कहा, जो इंसान गरीबी में जी रहा है या जिसके घर का माहौल ही ठीक नहीं है, उसके लिए सिर्फ माहौल डिजाइन करने की सलाह काफी नहीं है। उसकी परिस्थितियां उसके कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। बिल्कुल। और एक और आलोचना ये भी है कि इसका संदर्भ ज्यादातर पश्चिमी और व्यक्तिवादी है, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक। हाँ, ये उन संस्कृतियों पर शायद पूरी तरह लागू ना हो जहां परिवार या समाज की उम्मीदें व्यक्तिगत लक्ष्यों से ज्यादा मायने रखती हैं। तो अंत में इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख मैं ये लेकर जा रही हूँ कि सफलता किसी एक दिन के बड़े नाटकीय बदलाव से नहीं आती। ये रोज की छोटी छोटी बोरिंग लगने वाली आदतों का नतीजा है। जैसा कि किताब में कहा गया है, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। बिल्कुल। अगर सब कुछ समेटना हो तो सबसे पहले अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करें। वो इंसान बनने की कोशिश करें जो आप बनना चाहते हैं। फिर उस पहचान को मजबूत करने के लिए बेहतर सिस्टम बनाएं, और शुरुआत इतनी छोटी करें कि आप फेल ही ना हो सकें। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब में अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं के अनुसार आदतें चुनने की बात की गई है। मतलब वो काम करें जो आपके लिए स्वाभाविक रूप से आसान हो। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी नई आदत को जबरदस्ती अपनाने के बजाय ऐसी कौन सी आदत है जो आपकी मौजूदा प्रतिभा को और निखारेगी और जिसे अपनाना आपको स्वाभाविक लगेगा। आज उस आदत को शुरू करने के लिए सबसे छोटा 2 मिनट का कदम क्या हो सकता है?